नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपसे आबादी के बारे में बात करने वाला हूं। आबादी का जो मसला है उसको कई लोग जो है वो अलग अलग तरीके से लेते हैं और एक कैंपेन हिंदुस्तान में चल रहा है, एक अभियान चल रहा है व्हाट्सएप पे, ख़ास तौर पर व्हाट्सएप मंडली उसको बहुत तेज़ी से चला रही है और वो अभियान ये है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, ये बात कहने के साथ लोग कहते हैं आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी को नियंत्रण करना चाहिए, बहुत सारी समस्याएं इस देश की आबादी के कारण है, आबादी कम हो तो ठीक रहेगा, 2 बच्चों का कानून अनिवार्य रूप से करना चाहिए, ये लोग वकालत करते हैं। और इसके साथ में एक और चीज़ कही जाती है, और वो कही जाती है किन के बीच में, जो लोग आपस में क्लोज संबंधों वाले हैं और वो ये समझते हैं, उनको व्हाट्सएप से ये समझाया गया है, पेड ट्रोल ने उनके दिमाग में ये इंजेक्ट किया है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो एक ख़ास धर्म के लोगों की जनसंख्या कम हो जाएगी और वो एक ख़ास धर्म के जो लोग हैं वो आबादी ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसमें ये बगैर कहे एक बात आगे बढ़ती है और उसके ज़रिए हम सब लोगों के बीच में एक धारणा बनी हुई है कि आबादी का मतलब मुसलमान। लेकिन इस धारणा का सच क्या है? पहली चीज़, बीजेपी का स्टैंड क्या है जनसंख्या नियंत्रण कानून पे? ऑफिशियल स्टैंड। आपको व्हाट्सएप में कुछ भी भेजें, भाषण में कुछ भी बोलें, वो अलग बात है। ऑफिशियल स्टैंड क्या है? दुनिया में आबादी की समस्या क्या है? आबादी बढ़ जाना समस्या है या आबादी कम होते जाना समस्या है? और भारत की सरकार इस समस्या को किस तरह देख रही है, इस सब के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारे आंकड़े लाएंगे, बहुत सारे तथ्य लाएंगे। कम से कम भारत की आबादी के बारे में ये वीडियो 360 डिग्री वीडियो होने वाला है, जिसके बाद में आप आबादी के विशेषज्ञ होकर निकलेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जब ये सामग्री आपके सामने लाते हैं, बहुत श्रम साध्य काम है ये, और जब मेहनत से काम करते हैं तो उस मेहनत से काम करने के लिए कुछ धन की भी आवश्यकता होती है और श्रम की भी आवश्यकता होती है। इन दोनों ही चीज़ों को हम कॉरपोरेट मीडिया से नहीं ले सकते, हम बाबा रामदेव से विज्ञापन नहीं ला सकते। ऐसी स्थिति में हम लाना नहीं चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास, जिसके पास अतिरिक्त धन है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा धन आप हमें दे सकते हैं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, एक बारकोड भी है, उसके ज़रिए भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। अगर मैं कहूं कि संसद में बाकायदा जनसंख्या नियंत्रण बिल आ चुका है, अगर मैं कहूं कि इस बिल में ये प्रावधान किया गया था कि जो लोग 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करें उनको दंडित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए, अगर मैं कहूं ये कानून इसी बीजेपी सरकार के दौर में आया, और अगर मैं ये कहूं कि इस कानून को उस बीजेपी की सरकार ने पास नहीं होने दिया, इस बिल को वापस करवा दिया, तो आप क्या कहेंगे? आपके लिए ये चौंकाने वाली सूचना हो सकती है, उन सारी सूचनाओं के साथ में जिसके तहत अभी तक एक आम गलतफहमी ये है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण बीजेपी का प्रिय मुद्दा है और बीजेपी उसके लिए कानून लाना चाहती है, और उसके जो समर्थक विचारधारा के मीडिया के लोग हैं वो तरह तरह के कौतुक अलग अलग चैनलों पर इसको लेकर करते रहते हैं। तो बात यह है कि बिल कहाँ से आया? 2015 में ये बिल आ चुका है राज्यसभा में। राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद, जो कभी संघ के विचारक के तौर पर आते थे, टीवी पे बड़े सौम्य दिखाई देते थे, धीरे धीरे उनकी सरकार पावर आग में आ गई तो उग्र हो गए, और इतने उग्र हो गए हत्थे से खड़े जाते थे, और इसका रिवार्ड उन्हें मिला, उन्हें राज्यसभा में भेज दिया गया। और राज्यसभा में उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया, जिस बिल में ये कहा गया कि जो लोग 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करें उनको दंड दिया जाना चाहिए। इस बिल के बाद लगातार इस पे बहस हुई और मनसुख मंडाविया, जो हिंदुस्तान के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने राकेश सिन्हा को समझाया। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती जनसंख्या कम नहीं की जा सकती, लोगों को एजुकेट करना होगा, समझाना होगा, हमको अच्छे और स्वस्थ नागरिक चाहिए, और हमारा सपना है कि जनसंख्या को इस तरह से ज़बरदस्ती नियंत्रित ना किया जाए। और उन्होंने कहा कि जिस गति से बढ़ रही है उससे साफ है कि जनसंख्या की वृद्धि में गिरावट आई है। मंडाविया ने कहा कि 1971 में 10-10 साल में जनगणना होती है,
71 के बाद में 81 के बाद 91, इस तरह से। तो जो जनसंख्या वृद्धि दर भारत की 2.20% थी, वो 2011 में घटकर 1.64% हो गई है। इस प्रतिशत को चूँकि उन्होंने बयान दिया इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये सरल तरीके से मैं आपको आगे समझाऊंगा। और उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी सफलता है, और उन्होंने कहा कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण की नीति 1952 यानी नेहरू जी की पहली सरकार के दौर से है, और लगातार इस देश में जनसंख्या नियंत्रण पे काम हुआ है और उसके अच्छे नतीजे आए हैं, ये मनसुख मंडाविया ने कहा। और उनके इस भाषण के बाद राकेश सिन्हा ने अपना जो प्राइवेट मेंबर बिल था उसको वापस ले लिया, क्योंकि सरकार ने कहा वापस ले लो। यानी जनसंख्या को ज़बरदस्ती कम नहीं किया जाना चाहिए, इस पर नीतिगत रूप से सरकार भी सहमत है। और राकेश सिन्हा ने अगर बिल वापस लिया, इसका मतलब है वो भी सरकार के बयान से सहमत हैं। अब आते हैं जनसंख्या के मामले पे कि जनसंख्या कितनी कम होती है, ज़्यादा होती है। हाँ, एक पॉइंट अगर छूट गया तो उसको पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, मुसलमान वाला पॉइंट, क्योंकि ये एक धारणा जो है कि मुसलमान जनसंख्या बढ़ाते हैं, अब सरकार ने बिल नहीं लाया, अब तो वो जनसंख्या बढ़ाते चले जाएंगे और वो एक बार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हमसे मैंने पूरा वीडियो बनाया कि जनसंख्या उसको लेकर मुसलमानों की कितनी हिंदुस्तान में, गंभीर वीडियो है, बढ़ेगी तो कितने साल लग जाएंगे तब भी वो भारत में हिंदुओं से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, पहली चीज़। और दूसरा वो वीडियो जो है वो ये भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें ये बताया कि जिन देशों में 90%, 95%, 98% मुसलमान हैं, उन देशों की स्थिति क्या है, क्या वो इस्लामिक शरीयत लॉ वाले देश हैं या उन देशों ने सेकुलरिज्म को अपनाया है। तो वो पूरा एनालिसिस है 60-65 देशों का, जिन 65 देशों में जो निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है कि 2-4 देश ही हैं जिन्होंने एक हार्ड कोर इस्लामिस्ट स्टेट का रास्ता अपनाया, और उनमें से एक पाकिस्तान भी है। बाकी सभी देश उदार नीतियाँ अपनाते हैं, उनके यहाँ पे सभी धर्मों को समान सम्मान है और धर्मों का सबका संरक्षण भी है। अब आप पाकिस्तान में भी कुछ कानून है, कुछ गतिविधियाँ दिखती हैं, हो सकता है कि वो संरक्षण के कारण हो UN के, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने वीडियो बनाया था, जो मैंने काम किया था, उसमें कुछ आंकड़े लिए थे जो हिंदू समाज है पाकिस्तान का, उनकी वेबसाइट से, और उनकी वेबसाइट के आंकड़ों को जब मैंने पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब की हिंदुओं की आबादी के प्रतिशत से मिलाया, अब आज़ाद क्या बांग्लादेश बनने के बाद से मिलाया, तो ये देखने में आया कि आबादी करीब करीब पाकिस्तान में हिंदुओं की 3 गुना हो गई है। अब ये अलग मसला है कि उनकी वहाँ आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी जो, और जिस तरह के जो फेनेटिक फोर्सेस हैं, कट्टरवादी लोग हैं, वो किस तरह से वहाँ हिंदुओं को परेशान करते हैं। ठीक उस तरह से जहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे मसले हिजाब का, कभी कुछ मसले देखते रहते हैं, अभी आजकल हलाल का मसला चल रहा है। खैर, जो भी है, आगे बढ़ते हैं। तो जो ताज़ा आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि मुसलमानों की जो रफ्तार है, वृद्धि की रफ्तार, आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने की रफ्तार कितनी है। ये रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2001 के बीच मुसलमानों की आबादी बढ़ने की रफ्तार तेज़ी से गिरी है हिंदुओं के मुकाबले। मुसलमानों की जो आबादी बढ़ने की रफ्तार थी उसमें 4.7% पॉइंट की गिरावट आई है मुसलमानों की, और हिंदुओं की ये गिरावट केवल 3.1 पॉइंट ही है, यानी 1.6% पॉइंट ज़्यादा गिरावट आई है आबादी बढ़ने की रफ्तार में मुसलमानों की। यानी मुसलमानों की आबादी तेज़ी से बढ़ना कम हो रहा है, रुक रहा है, जबकि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा तेज़ी की जो बढ़ने की रफ्तार है वो तेज़ हो गई है, ये आंकड़ा कहता है। अब बड़ा मसला ये आया कि ये आबादी ज़्यादा होती है, कम होती है, ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा, एक बड़ा सवाल। अक्सर लोग कहते हैं सर आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए इस देश का कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया कह रही है कि आबादी ज़्यादा है इसीलिए किसी देश का कुछ हो सकता है, जिसकी आबादी कम है वो अपना सर पीट रहा है। तो आबादी पूरी दुनिया की कम हो रही है। अब आप कहेंगे कम कैसे हो रही है, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से आप कहेंगे हर वीडियो में अमेरिकी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद आ जाता है। मेरे पूंजीवाद के कारण समस्या लगातार बढ़ रही है आबादी गिरने की। आप कहेंगे कैसे, उसको बढ़ाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत की आबादी, एक आंकड़ा बता रहा हूँ, इस सदी के अंत तक घटकर सिर्फ जो अभी है इस समय जो आबादी है उससे भी 30-35 करोड़ कम हो जाएगी। जब ये सदी ख़त्म होगी तो आबादी 30-35 करोड़ कम हो जाएगी। ये आबादी 2047 तक बढ़ेगी
उसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो जाएगी। लैंसेट करके जो विज्ञान पत्रिका है, ये उसके आंकड़े हैं और उसने एक खबर छापी है। उसने पूरी दुनिया की आबादी पे ये बनाया है, जिसमें ये है और 2047 में वो करें कि अपने पीक पे होगी भारत की आबादी, और 2047 में, और जब वो पीक पे होगी उस वक़्त भारत की आबादी करीब 1.61 अरब होगी, यानी 161 करोड़ भारत की आबादी पहुँचेगी अधिकतम। उसके बाद नीचे गिरती चली जाएगी और सदी का अंत आने तक हम लोग 100 करोड़ रह जाएंगे कुल, यानी आज से भी कम। सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश, मैं अभी आऊँगा, आपको कारणों पे भी आऊँगा। सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश इस सदी के अंत में कौन से होंगे, तो उसमें अगर आप चीन को गिन रहे हैं तो भूल जाएं, चीन तीसरे नंबर पे होगा। 1 करोड़ होने के बावजूद, आबादी गिरने के बावजूद, भारत की जो आबादी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी इस सदी के अंत तक। दूसरे नंबर पे नाइजीरिया होगा, क्योंकि नाइजीरिया में आबादी के गिरने का कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। चीन तीसरे नंबर पे होगा, चौथे नंबर पे अमेरिका होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आबादी पूरी दुनिया में कम हो रही है। आबादी पूरी दुनिया में कम होने की वजह है, जैसे जैसे ये अमेरिकन पूंजीवाद पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो आप और हम नौकरी के चक्कर में बढ़ते जा रहे हैं, हमारा तेल निकाला जा रहा है। मसलन कि आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो एमिनिटीज़ हैं वो सारी की सारी बढ़ा दी गई हैं। बढ़ा कैसे दी गई हैं? जैसे कि अगर आप इलाज कराएंगे, आज से 30 साल पहले अगर आप इलाज कराते तो आपको बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ़ भी है तो 50-60 हज़ार रुपये में आपका इलाज हो जाता था। 1 लाख रुपए का खर्चा तो बहुत बड़ी बात होती थी। और अभी हाल में हमने देखा कि कई लोग जो कोरोना की चपेट में आए, उन्होंने कई लोगों ने करोड़ों में बिल जमा किए अस्पतालों के। तो क्या हुआ? इलाज महंगा हो गया। और पूंजीवाद में सरकारें इलाज महंगा करती हैं, क्योंकि बड़ी फार्मा कंपनियां और बड़ी मेडिकल लॉबी को इससे फ़ायदा होता है। और जो आम और गरीब जनता है उसको मर जाएगी, तो क्या करते हैं? उसको थोड़ी सी राहत देते हैं। लेकिन राहत कैसे देते हैं? ये सरकारें राहत उसको इंश्योरेंस के तौर पे देती है। देखिए, अगर आपने सरकारी अस्पताल खोल दिया, अब कालू राम गया सरकारी अस्पताल से दवा ले आया, सरकार ने उसको दवा दे दी, तो उससे हॉस्पिटल लॉबी को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन कालू राम को आपने 4 लाख रुपए का बीमा दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, उसके बाद कालू राम जो है उस इंश्योरेंस से उसी अस्पताल में जाएगा महंगे वाले में, वो ही महंगा इलाज कराएगा। और वो जो गोली उसको फ्री में मिलने वाली थी, जिस पर सरकार का 200-400 रुपया खर्च होने वाला था, वो गोली वहाँ से 10,000-15,000 दे के लेके आएगा। और वो 15,000 जब वो मेडिकल लॉबी को पहुँचेगा, तो ये जो वेस्टर्न सिस्टम है, जो IMF पूरी दुनिया में पुश करता है, अमेरिका का सिस्टम है, इस सिस्टम कहता है कि इससे मेडिकल इंडस्ट्री ग्रो होगी, मेडिकल सेक्टर की ग्रोथ बढ़ेगी, उनका बिजनेस बढ़ेगा। जैसे पुरानी गाड़ियाँ आपके उठा के ले जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को ग्रोथ देना चाहते हैं, इसीलिए मेडिकल सेक्टर को ग्रोथ देने के लिए वो आपकी लूट बढ़ाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे नहीं है। जितने पूंजीवादी देश हैं, अमेरिका है, एक डेंटिस्ट का इलाज नहीं करा सकते आप। जितने भी पूंजीवादी देश हैं, जो लोग अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है, देखिए रूस में तो फ्री है, जर्मनी में तो फ्री है, बाकी जगह पे अभी पूंजीवाद नहीं आया है, तो वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी में बहुत चैन है। तो भारत में इलाज को महंगा कर दिया गया। इसी तरह से भारत में शिक्षा महंगी कर दी गई। पहले बच्चा झोला उठा के जाता था, ₹2 का खर्चा होता था। आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ीस मिला लीजिए, साल में 2-3 हज़ार होती है, और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मिला लीजिए 4 लाख 5 लाख होती है। सरकार ने अपनी यूनिवर्सिटी कम बनानी शुरू कर दी हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी भी फ़ीस बढ़ा रही है ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को फ़ायदा हो। तो ये जो होता है, इसमें पूंजीवाद में सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं उनको महंगा कर दिया जाता है। अब वो महंगा हो जाता है तो कहते हैं ये वाला सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। अब वो जो सेक्टर ग्रो करता है उसमें क्या होता है कि आपकी आमदनी तो हो गई 1 लाख रुपया, खर्चा हो गया आपका 2 लाख रुपया। तो अब क्या करोगे आप? आबादी के मसले पे अब ऐसे आते हैं, आपकी जब खर्चा बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा कमाना पड़ेगा। अब ज़्यादा कमाने के लिए एक आदमी की कमाई काफ़ी नहीं है। उसको मिलेगा तो महीने का 60,000, 70,000, 1 लाख रुपया महीना, लेकिन 1 लाख से पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि EMI देगा 50,000, मकान किराए पे आपके गले में लटका दिया जाएगा, गाड़ी गले में लटका दी जाएगी, बाज़ार ऐसे हालात पैदा करेगा कि आप इसके बगैर रह ना पाएँ। तो क्या होगा कि वो आप उसके चक्कर में फंसते चले जाएंगे, और आपकी क्या होगा? आपके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ज़्यादा मैन पावर और मांगेगी। पैसे मांग रही है ज़्यादा, और पैसे मांगने से ज़्यादा पैसे को कमाने के लिए जितना आपको श्रम लगाना है, जितने घंटे लगाने हैं, वो ज़्यादा मांगेगी।
अब आपको वीडियो भले ही लंबा हो रहा है लेकिन आज झेल लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति की कमाई से काम नहीं चलेगा तो दोनों कमाएंगे, और दोनों को बाज़ार में जो नियॉन साइन लगे हुए हैं उसके ज़रिए वो तरह तरह की चीज़ें पुश कर रहा है, मार्केट आपको बेच रहा है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रखने के लिए समाज में प्रतिष्ठा उससे जोड़ दी जाती है कि आपके पास फ़ोन है, अगर महंगा वाला फ़ोन है तो आपकी इज़्ज़त ज़्यादा है, सस्ता वाला है तो आपकी इज़्ज़त कम है। ऐसे बाज़ार आपको घेरता है। और ये सब करते करते क्या होता है कि अब आप कहते हो भैया मैं अगर बच्चे पैदा कर लूँगा तो मैं अपना ये खर्चा कैसे चलाऊँगा, इसलिए चल पत्नी तू भी नौकरी कर, मैं भी नौकरी करता हूँ और इससे काम चल जाएगा। इसलिए पूंजीवाद का ये चक्र है। दूसरा पूंजीवाद का चक्र ये है कि वो महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर को यूटिलाइज़ करना चाहता है, उनको शोषण करना चाहता है। आप चीन की अवस्था देख लीजिए। चीन में पूंजीवाद के प्रभाव में कोई भी आदमी 12, 14, 16 घंटे से कम काम नहीं कर रहा है, जितने भी मजदूर हैं, और उनका खूब कोलू में उनको पेला जा रहा है। ज़िंदगी इतनी ख़राब, मेरा पूरा वीडियो है इसके ऊपर, आप कभी चाहें तो निकाल के देख लीजिएगा। तो वो जो सारी चीज़ें हैं उसके कारण ये हो रहा है कि पहले आदमी एक कमाता था। हमारे पड़ोस में एक बाबूजी थे, वो अपना किसी एक मुनीम का काम करते थे किसी एक दुकान पे, उनके 10 बच्चे थे, उन सब का भरण पोषण हो जाता था। आज दोनों मिलके भी अपना ही सोच लें। फिर एक मसला और आ गया कि अगर आप कमाई करते हैं तो आपको लगता है कि मैं करियर बनाऊं, तो आप करियर की ग्रोथ के लिए आपकी कंपनी आपको डिस्करेज करती है। अगर आप परिवार के लिए काम समय दें तो क्या करेगी वो, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप दफ्तर में देने लगेंगे, दिन रात लगे रहेंगे। आज भी हमारे आसपास भी हमारे बच्चे कहते हैं पहले करियर बना लें, बच्चे बाद में सोचा जाएगा। इस चक्कर में धीरे धीरे बार बार करके लोगों के ऊपर एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक आदमी सब्जी बेच रहा है, उसकी पत्नी बर्तन मांज रही है, तब जाके उनके घर का खर्चा पूरा हो रहा है, क्योंकि आपके आसपास की सारी चीज़ें आपकी पहुंच से बाहर कर दी गई हैं। जब तक आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं करोगे उन चीज़ों तक पहुंच नहीं सकते हो। तो इसका नतीजा लोगों ने ये निकाला कि भाई बच्चे लेट पैदा करो या फिर पैदा ना ही करो। और यही स्थिति होते होते धीरे धीरे भारत की आबादी भी कम होने लगी है। अब मैं आपको भारत की प्रजनन दर पे लेके आता हूं, जो सरल आंकड़ा मैंने शुरू में आपको कहा था। एक होती है आबादी की रिप्लेसमेंट दर। रिप्लेसमेंट दर ये होती है कि जितनी आबादी है उतनी स्थिर करनी है। अब स्थिर करने के लिए क्या करना होगा, 2.1 रिप्लेसमेंट रेट होना चाहिए, यानी 10 दंपत्ति के 22 बच्चे जब पैदा होंगे तब देश की आबादी यथावत रह सकती है। लेकिन भारत में 22 नहीं, एक दंपत्ति 20 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, यानी जो आपकी आबादी वृद्धि की दर वो लगातार कम होती जा रही है। आर्थिक अनिश्चितता, सरकार की नीति श्रमिकों के खिलाफ होना और दूसरी चीज़ें जो हैं वो लगातार आबादी की बढ़ोतरी को रोक रही हैं। हो सकता है कुछ लोग कहें कि भारत में ही पूंजीवाद है क्या, यही दिक्कत क्यों आ रही है। तो मैं आपको कुछ और देशों के उदाहरण देना चाहता हूं कि भारत में नहीं सभी देशों में गिरावट आ रही है। जो 22 लोग 10 लोगों में पैदा होना चाहिए, वो यहाँ पे 10 दंपत्ति मिला के 17 बच्चे ही पैदा कर रहे हैं चीन में। यानी चीन में भी अब लोग इतना ज़्यादा कोल्हू के बैल बना दिए गए हैं कि वो वहाँ पे बच्चे पैदा कर रहे हैं। और यही दर अमेरिका में है, यानी अमेरिका में भी 10 लोग मतलब 5 दंपत्ति 17 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जबकि उनको करना चाहिए 22 बच्चे। हम है अगर आप सिंगापुर की तरफ जाएं तो सिंगापुर की आबादी आधी होने वाली है, 1.1% है वहाँ पे ये दर जो होती है आबादी बढ़ने की दर, या जिसको कहें कि और जिसको होना चाहिए एक दंपत्ति के कम से कम 2.1 बच्चा पैदा होना चाहिए, उसकी जगह एक दंपत्ति के 1.1 बच्चा पैदा हो रहा है। यानी 10 लोग मिलके, 10 लोग नहीं 20 लोग मिलके 10 दंपत्ति 11 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और यही हाल हांगकांग का है। और हांगकांग में हालत यह है कि हर तीसरी लड़की हांगकांग की बच्चा पैदा होने की उम्र तक शादी को टालती रहती है, उसके बाद बच्चे पैदा होते नहीं हैं। और टालती क्यों रहती है, कारण मैंने बताया, करियर। और करियर क्यों, क्योंकि हर तरफ से आदमी दबा हुआ है, वहाँ पे शिक्षा बहुत महंगी है और मकान बहुत महंगा है। स्पेन और इटली, इन दोनों में दर 1.3% है। दुनिया में आबादी कम हो रही है, आप देखिएगा, क्योंकि ये पूंजीवाद का दूरगामी दुष्प्रभाव है, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट। कनाडा में भी दर कम है और वो 1.5 है, 1.5। यानी कि 1.5 का मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ
कि पत्नी मिलके 1.5 बच्चा पैदा कर रहे हैं, यानी कि 20 लोग मिलके 20 लोग मिलके 15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, यानी अपनी आबादी को स्थिर रखने के लिए जो संख्या चाहिए उस संख्या से ये 75% ही है, यानी कि आबादी वृद्धि की दर 25% कम होती जा रही है। और एक तरफ यहाँ मृत्यु की रफ्तार भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स टाइम्स कहता है कि मृत्यु दर बढ़ रही है और जन्म दर कम हो रही है। अब आप कहेंगे कि मृत्यु दर क्यों घट रही है? ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली मृत्यु दर नहीं है कि भाई हमारे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होने के कारण 60 में आदमी मर गया, 45 लोग लंबे साल तक जी रहे हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु दर बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे अब बुढ़ापे की ओर जा रही है और नई जनरेशन बच्चे पैदा नहीं कर रही है, यानी बूढ़े ज़्यादा हो रहे हैं और जो काम करने लायक स्ट्रांग लोग हैं उन लोगों को इतना काम में जोत दिया गया है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। अगर आप और देखें तो कोरिया का केस स्टडी सबसे इंटरेस्टिंग है। कोरिया में ये दर 1 है, यानी हस्बैंड वाइफ मिलके 1 बच्चा पैदा कर रहे हैं, यानी सीधे सीधे आबादी वृद्धि की दर 10 साल में आधी हो जा रही है आपकी आबादी कोरिया में। कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया, क्योंकि पूंजीवाद का प्रभाव वहीं पे ही है। अब वहाँ पे हो क्या रहा है? कोरिया में लोग कैरियर बनाने के पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपने भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं, और वो शादी नहीं करना चाहते। और अपनी यहाँ पे हालत ये है कोरिया में कि वहाँ पे लोग डेटिंग तो कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, और शादी नहीं कर रहे हैं तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। कोरिया की आबादी जो गिर रही है उसको लेकर वहाँ की सरकार भी परेशान है, और उनकी आबादी वृद्धि की जो दर थी वो तो बता ही दिया मैंने। और अब हालत ये है कि कोरिया की सरकार नई नई पॉलिसीज़ ला रही है, कई नए तरीके के नीतियाँ ला रही है, और वो नीतियाँ ऐसी ऐसी हैं कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। बोले 7 बजे किसी भी दफ्तर की बिजली नहीं जलनी चाहिए, यानी 7 बजे बिजली दफ्तर बंद करके घर जाओ, बच्चों पे ध्यान दो, घर जाओ, पति पत्नी साथ रहो ताकि कुछ बच्चे पैदा हो जाएंगे। वहाँ की देश की चिंता है, और उनका मतलब ये है कि अगर आबादी बढ़ जाए तो आनंद आ जाए। वहाँ पे सरकार क्या कर रही है? डेटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। आप सोचिए, डेटिंग इवेंट मतलब तरह तरह के इवेंट हो रहे हैं जिसमें आप डेटिंग कर सकते हैं लड़कियों के साथ जाके, और उसके बाद में हो सकता है कुछ शादियाँ हो जाएं। और ऑफिस में भी, यहाँ पे ऑफिस में किसी का प्रेम प्रसंग चल रहा हो तो बॉस नाराज़ हो जाता है, नौकरी से निकाल देते हैं, कुछ हो जाता है, ये भी होता है। और कुछ दफ्तर ऐसे होते हैं कि भाई निजी मामला है, लेकिन ऐसा दफ्तर एक भी नहीं होगा जो कहे कि ऑफिस में डेटिंग करो, जाओ ऐसा। लेकिन कोरिया में दफ्तर ऑफिशियली डेटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप दफ्तर में डेट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों। लेकिन कोरिया का समाज बहुत दकियानुसी है, वहाँ की स्थिति समाज की वही है जो यहाँ पे भी है। अफसोस की बात यह है कि जो महिलाएं नौकरी करती हैं, चाहे यहाँ करें या वहाँ करें, उन महिलाओं को घर के काम में राहत नहीं मिलती है। उनको दफ्तर में भी खटना पड़ता है और घर का काम भी करना पड़ता है। तो इसके कारण एक तो आप दफ्तर में घटो, उसके बाद घर का काम संभालो, तो लड़कियां सोचती हैं कि पहले करियर बना लो, शादी बाद में करेंगे, नहीं तो 2 जगह खटना पड़ेगा। और उस चक्कर में लगातार वहाँ पे 2 पार्टों में पिसने के कारण लड़कियां जो हैं वो आगे जाके जब तक नौकरी छोड़ने की स्थिति में नहीं आती हैं तब तक शादी नहीं करती हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो ना तो किम जोंग है ना उत्तर कोरिया है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर के जो कैपिटलिस्ट हालात हैं वो हैं, जिनके कारण वहाँ पे आबादी गिर रही है, और वो सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हांगकांग का मैंने आपको बता ही दिया। अमेरिका में लोग शादी कर रहे हैं लेकिन बच्चा पैदा नहीं करते, महंगा पड़ता है अमेरिका में। वो कह रहे हैं कि भाई शादी करेंगे तो उसके लिए हमको घर बनाना पड़ेगा, घर बहुत महंगा है, हमको शादी बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, वो बहुत महंगा है, बच्चों की परवरिश महंगी है। अमेरिका में सब कुछ महंगा है क्योंकि पूंजीवाद वहाँ सबसे चरम पर है। 80 के दशक में चीन 1 बच्चे की पॉलिसी लेके आया था। हमारे यहाँ पे लोग अभी तक समझते हैं वो 1 ही बच्चे की पॉलिसी में। तो वो लेके आया था कि भैया देखो ऐसा है, एक दंपत्ति 1 ही बच्चा पैदा करो, आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है चीन की, ताकि तेज़ी से आबादी घटे। नतीजा क्या हुआ कि 2016 आते आते चीन ने कहा ना जी आप 2 ही बच्चे पैदा करो तो वो ठीक है।
क्योंकि आबादी बहुत तेज़ी से गिर गई और अब हालत ये है कि चीन 3 बच्चे पैदा करने वाले दंपतियों को इनकरेज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो बैक टू स्क्वायर वन हम पहुंचते हैं उस आदमी के पास में, उस ट्रोल के पास में, उस व्यक्ति के पास में जो आपको व्हाट्सएप पे रोज़ आपका दिमाग ख़राब करता है कि आबादी कानून आना चाहिए, कानून आना चाहिए, कानून आना चाहिए। उस नफ़रती चिंटू के पास में, नफ़रती चिंटू तो वो जो नफ़रती चिंटू है उसको ये पता ही नहीं है कि देश की समस्या ज़्यादा आबादी होना इंदिरा गांधी के ज़माने में होता था। आज देश की समस्या आबादी का कम होना है, क्योंकि आपकी आबादी तेज़ी से कम हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पूंजीवाद के कारण जो लोग समाज में कॉरपोरेट के लिए उपयोगी लोग हैं उनके बच्चे पैदा अपने आप ही कम हो रहे हैं। तो अब सरकार का ध्यान इस चीज़ पे है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून वानून छोड़िए, जो बच्चे पैदा हों स्वस्थ पैदा हों, अच्छे पैदा हों, तरक्की करें और उनके भी अच्छे बच्चे पैदा हों, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़े और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े। उम्मीद करता हूं कि अब आप में से बहुत सारे लोग के पास जब कोई फॉरवर्ड मैसेज आएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा होगा, वाइट बोर्ड पर कुछ लिखा होगा कि आबादी नियंत्रण कानून लाना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आबादी नियंत्रण के लिए कानून आया इसी सरकार ने, जिनके वो समर्थक हैं उसको गिरा दिया। पूरी दुनिया में आबादी घटना एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है और आबादी घटने के पीछे जो कारण है उसको हम गले लगा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कॉरपोरेट्स को बढ़ावा देना, मजदूरों को डिस्करेज करना, हर व्यक्ति को गुलामी में डाल दिया गया है। हर आदमी ईएमआई के लिए गुलाम है। आप गौर कीजिएगा, जो आदमी किराए के मकान में रहता है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, खुशहाल है, उसको जो खरीदना खरीद लेता है। जो आदमी मकान ले लेता है वो ईएमआई के चक्कर में ऐसा पिसता रहता है, वो अपनी ज़रूरतों से समझौता करता रहता है, बच्चों से समझौता करता रहता है। जिसने बच्चे का एडमिशन करा लिया उसकी ज़िंदगी और नरक। और इस सब के बीच में आप मजबूर होते हैं अपने जो एम्प्लॉयर है उसकी सारी शर्तें मानने को, और आप चाह कर भी मुंह नहीं खोल पाते और आपकी आज़ादी एक तरह से छिन जाती है, क्योंकि आप इस पूंजीवाद के कुचक्र में फंस चुके हैं। उसी पूंजीवाद के कुचक्र में जिसमें श्रीलंका को अमेरिका ने फंसाया। माफ़ कीजिए, अमेरिका सीधे सामने नहीं आता, उसकी संस्थाएं हैं, वो आती हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है। तो जो है वो दशा ये है, आबादी का मसला ये है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।